चलो अब सब बोर्ड पे अटेंशन, कॉपी और पेन हमेशा ओपन रखना, ठीक है, ताकि कुछ भी लिखवाऊं तो फटाक से लिख लो। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लीज एकदम पूरा ध्यान लगा देना, है ना, और जहां समझ में नहीं पूछ लेना और समझ लेना जल्दी जल्दी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी में हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। सुने हो ना, तो ये पढ़ने वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी बड़े अच्छे से एक ही बार में समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ लेते हैं और बहुत डिटेल्स में बता रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम दो केस को लेके चलते हैं, केस फर्स्ट, और ये ऑब्जर्वेशन है ना, ये क्या होगा, ये क्या पूरा ऑब्जर्वेशन है। अब मान लो कि ना यहां पे Q1 एक पॉइंट चार्ज है और यहां पे Q2 एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अच्छा, हमने पॉइंट चार्ज ही क्यों लिया पता है आपको, क्योंकि हमको इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, और हम किस में रखें इसको, एयर में रखें। कहां पे रखें, एयर, एयर, और हम इस वर्ड को भी यूज करते हैं, दैट इज वैक्यूम, ठीक है। और क्यों वैक्यूम भी वर्ड यूज करते हैं इसका भी रीजन समझ में आएगा। तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हम क्या निकालने वाले हैं, द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस। चल भाई, कौन बता रहा आप में से, तू बता, सबको चांस दूंगा मैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जल्दी बोलना क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास। तो ये फोर्स जो होगा ना वो किसका, एयर का है ना, तो मैं इसको क्या लिख दिया, एयर, ठीक है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए हम क्या करते हैं, फ्री स्पेस बोल के लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज क्या चल रहा है, Q1 Q2 बाय क्या हो गया, R स्क्वायर। गॉट इट, इट इज इक्वेशन नंबर 1। हम एक सेकंड कंडीशन में बनाते हैं, केस 2। कर दे दोस्त, केस 2। अब ना इसी चार्ज को ना Q1 1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। अब इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R, क्लियर। अब हम इसके बीच में ना वाटर ला के रख देते हैं, क्या ला के रख रहे हैं, वाटर के बीच में ला के रख रहे हैं, ठीक है। अब वाटर के बीच में जब इस ऑब्जर्वेशन को करेंगे, द फोर्स बिटवीन द चार्ज कितना होगा, दैट इज F, वाटर लिख ले रहा हूं, इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसमें एक चीज रॉन्ग है, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा एप्सिलॉन, क्या आएगा, ओनली एप्सिलॉन, ठीक है। ये किसके लिए था, ये फ्री स्पेस के लिए था, मतलब परमिटिविटी था, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, फॉर फ्री स्पेस, याद रहेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर मीडियम के लिए, ये किसके लिए, पर्टिकुलर मीडियम के, ठीक। तो हमने क्या किया पता, अब इसको जब हम इससे अभी जो फोर्स का वैल्यू आ रहा है, जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है, और इस फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, हम इन दोनों फोर्स को कंपेयर किए, हम इन दोनों फोर्स को क्या कर लिए, कंपेयर किए। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, वाटर में जो फोर्स लग रहा है बाय क्या लग रहा है, एयर का जो फोर्स, वाटर का फोर्स का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू जो था 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय क्या चल रहा था, R स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। यार सेपरेशन तो सेम डिस्टेंस पे था ना, तो जब हम इस सबको कट कर दोगे ना, सब में जब ये पूरा कट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन। क्लियर है हाल तक। अब हम क्या किए पता, हम अब ऑब्जर्व करते हैं, और जब आप एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ऑब्जर्व करोगे ना कि कितना फोर्स उसमें ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू द एयर। अच्छा, एक बात समझना आप, हाँ, दो चार्ज अगर मैं लेता हूं Q1, ठीक है, इस बात को पहले समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर ये फ्री स्पेस में, कहां पे, फ्री स्पेस में है, तो फोर्स जो होगा ना, फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम, ठीक है। फोर्स कहां पे लगने वाला, मैक्सिमम फ्री स्पेस, ठीक। अब अगर मान लो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जब आप प्रैक्टिकली निकालोगे ना, कंपेयर टू एयर, जो एयर का जो परमिटिविटी होगा ना,
जो एयर का जो परमिटिविटी होगा अगर वाटर में करोगे ना तो उसका 80 टाइम ज्यादा होता है। इस बात को समझो। परमिटिविटी का जो डेफिनेशन है वो क्या, हमारे पास परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? परमिटिविटी एग्जैक्टली किसी मीडियम का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जो ये डिसाइड करता है कि कितने लाइंस को मैं पास करूंगा और कितने लाइन को पास नहीं करूंगा। तो सबसे ज्यादा परमिटिविटी मतलब सबसे ज्यादा अलाउ किसमें करता है, वो एयर और वैक्यूम में करता है। सबसे ज्यादा वैक्यूम में करता है, उससे थोड़ा सा कम किसमें करता है, एयर। मैं बताऊंगा वैल्यूज। तो जैसे जैसे मीडियम बढ़ता जाएगा तो उससे वैसे ज्यादा क्या करेगा, ऑब्जर्व करना चालू कर देगा। बात समझ में? अब अगर मैंने देखा दो चार्ज को लिया, पहले मैंने एयर में रख के देखा, फिर वाटर में जब किया ना तो मैं देख रहा हूं कि एयर में जितना भी हो रहा था उसका 80 टाइम ज्यादा ऑब्जर्व कौन कर ले रहा, वाटर में। बात समझ में? तो मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे बता रहा हूं। मान लो कि यहां से कितना आ रहा है 800 मतलब 1000 चार्जेस से 1000 लाइंस निकल रहा है। इट इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ना, मैं बताया था पिछली क्लास में। तो इसमें से टोटल कितना जा रहा है, यहां तक 800 पहुंच रहा है। क्लियर है? किसमें ले रहे हैं हम लोग, फ्री स्पेस में। तो होगा क्या पता, ये एक्सपेरिमेंट आपको ये बताता है कि भैया Q1 Q2 जब दो चार्ज को आप क्या रखोगे, वाटर के अंदर करोगे ना, तो अब अगर यहां से कितना आ रहा है 1000 लाइन्स अगर निकल रहा है ना, तो उसका 80 टाइम कम मतलब कितना हो जाएगा, 80 टाइम कम कर दो तो ओनली क्या होगा, 10 ही पहुंच रहा है। बात समझ में आ रहा है? पहुंचना कितना चाहिए था, कहां पहुंच रहा था 80, एयर और वैक्यूम में, दोनों का सेम लेके चलो। एयर और वैक्यूम में कितना लाइंस पहुंच रहे थे, 800। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर डुबा दिए ना, वो 800 से कन्वर्ट कितना हो गया, 10। तो अब बताओ, मैंने उस दिन भी बताया था कि जब लाइंस जितना ज्यादा जाएगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अब लाइंस कम जा रहा है तो फोर्स कम होगा कि ज्यादा होगा, फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मीडियम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा, लेकिन किसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, परमिटिविटी, वो मीडियम में परमिट होने की जो वैल्यूज है वो बढ़ती जाएगी। क्लियर? इतनी सी बात क्लियर है सबको? देख लो भाई, हाँ, फिर बाद में ये करना। ठीक, अब इसका वैल्यू अगर ला के रख देता हूं, किसका वैल्यू ला के रख देता हूं, इप्सिलॉन नॉट का, तो ये क्या होगा 80 बाय, एक और डे इसका वो समझाऊंगा, तो ये क्या होगा 1/80। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो फोर्स किसमें लग रहा था, जो फोर्स एयर में लग रहा था, वो फोर्स अगर वाटर में लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 80 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये था फंडामेंटल तरीका। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्चुअली इस चीज को बनाना है। क्लियर मेरी बात? तो परमिटिविटी का मतलब समझ में आ गया? पूरा अच्छे से देख लो एक बार, फिर बताता हूं आगे में। तो ये हम अभी सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का डेफिनेशन तो सबको याद है ना, पक्का याद है? याद है? पता, बोल। क्यों नहीं याद है यार, ये तो नहीं बोलना चाहिए ना। चल, बट सुन ले, बताएंगे। फोर्स exerted by the medium between the charges। ठीक है, दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा कौन डिसाइड करता है, वो मीडियम डिसाइड करता है। तो अब इसको लेके ना मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। ये तो आपको समझ में आ गया जनरली कि कैसा कैसा हो रहा है। अब हम मीडियम के बेसिस पे लेते हैं। तो केस फर्स्ट, द फोर्स बिटवीन, फोर्स, ये पूरा नोट्स मिलेगा आपको है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कहां पे रख रहे हैं हम लोग, फ्री स्पेस, या कहां पे रख ले रहे हैं, एयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं अपन फटाफट, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करना। Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है, R, मीडियम इनके बीच क्या है, एयर, और वैक्यूम भी ले सकते हैं, मैं बताऊं। तो इसकी परमिटिविटी कितनी होती है, म्यू नॉट। म्यू नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा इसी में हो सकता है, मतलब परमिटिविटी, इसका वैल्यू सबसे कम इसी में होगा, ये सबसे कम ऑब्जर्व इसी मीडियम में करेगा, फ्री स्पेस। बात समझ में? इप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होगा कि सबसे कम इसका वैल्यू किसमें होगा, इस एयर और वैक्यूम होगा। मैं अभी इसका वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगा, जो निकला हुआ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स आया वो किसका है, एयर का आया ना, एयर और कोई भी मीडियम अपन ले लेते हैं। तो 1 क्या होगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या होगा, R स्क्वायर। डायरेक्शन को भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, अब इसी को हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन से एक और बना लेते हैं। क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू
चार्जेस ऑन मीडियम, कोई मीडियम इसके बीच प्रेजेंट है, ठीक है। तो मान लो क्या चल रहा है, Q1 डिस्टेंस, चार्ज वही है, डिस्टेंस सेपरेशन भी क्या रखा है हमने, सेम रखा, लेकिन अब इनके बीच में क्या आ गया, मीडियम। ये आपके एग्जाम में आएगा। तो अब ये जो मीडियम का जो परमिटिविटी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ये जो परमिटिविटी है ना, अब इसका नाम क्या है, इस परमिटिविटी का नाम, इसका नाम तो हमने क्या दे दिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी क्या हो सकता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, अरे नहीं बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं इसको, परमिटिविटी विटी ऑफ मीडियम, विटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, अब मेरी बात को समझो, अब इसमें इसका वैल्यू ज्यादा है कि इसमें इसका वैल्यू ज्यादा है, परमिटिविटी का मीन क्या होगा, जो ज्यादा कैप्चर करता है। ये मीडियम में है ना, इसको तो ये तो इसमें देखो सबसे कम वो ज्यादा लाइंस को ऑब्जर्व किसमें करता है, एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो इसका वैल्यू सबसे ज्यादा, सबसे कम किसमें होता है, एयर और वैक्यूम में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होगा, जैसे जैसे मीडियम बदलता जाएगा इनको अलाउ ज्यादा होता जाएगा। जैसे वाटर में कितना कर रहा था ये, 80 टाइम कंपेयर टू द एयर कर रहा था ना, तो अब इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो फ्री स्पेस में सबसे लो वैल्यू होता है और कंपेयर टू द अनदर मीडियम। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या मोम जानते हो ना, मोम जानते हो ना, वैक्स, मोम हो गया, क्या मोम हो गया, क्या बोलते हैं माइका हो गया, और वाटर हो गया, ऑयल हो गया, और क्या बोलते हैं वुडन पाउडर हो गया, पेपर पाउडर हो गया। इस सब में इसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। मैं पूरा सीक्वेंस आपको याद करवा दूंगा आगे की क्लासेस में। तो अभी यहां तक क्लियर है। तो अभी आप इतना बताओ मेरे को, बस इतना जस्टिफाई कर दो, इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा, क्यों ज्यादा होगा, ये फ्री स्पेस में, मतलब इसमें फोर्स, मतलब ये और नहीं के बराबर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, वो फ्री स्पेस में कहीं भी, लेकिन ये क्या करता है, ऑब्जर्व। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो इसका वैल्यू ज्यादा। अगर आप 11th को थोड़ा प्रिसाइजली पढ़े होंगे तो हम कभी अगर दो चीजों को कंपेयर करते हैं जिसका वैल्यू हाई होता है तो उसको अपन एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय एब्सोल्यूट। सुनियो नाम, एब्सोल्यूट। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसको क्यों बोलते हैं, बताओ। इप्सिलॉन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर कंपेयर करोगे ना इनसे तो इसका वैल्यू ज्यादा है, जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट, ठीक है। 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। तो उसमें जो एक बंदा जो है ना वो कितना ला देता है, 80, फिर बाकी लोग कितना लाते हैं, मान लो एक 60 ला देता है, एक क्या लाता है, 40 लाता है, ऐसे। तो हाईएस्ट किसका है, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा उस क्लासरूम का, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्लासरूम, ठीक। जो भी कंपेयर करेंगे अब इसके साथ ही करेंगे। अब मैं बोलूंगा यार तुम्हारा मार्क्स कितना है कंपेयर टू दिस पर्सन, तो आप बोलोगे उसका आधा, बोलोगे कि नहीं बोलो। तो हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, हायर से करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी इसी को ही बोलते हैं। तो इतनी सी बात क्लियर है। तो ये जो मीडियम का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन होगा, फिर यहां पे क्या होगा, Q1 Q2 बाय क्या होगा, R। इक्वेशन नंबर क्या होगा, 2। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 में क्या था, एयर चल रहा था, सेकेंड में क्या चल रहा था, मीडियम चल रहा था। तो इसका वैल्यू क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट चल रहा था एयर का, फिर क्या चलेगा, Q1 Q2 बाय R², फिर क्या चल रहा था, 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। मेरी बात क्लियर है। तो यार देखो पूरा कट जाएगा, क्या कटेगा यहां पे, ये पूरा कैंसिल ना, पूरा कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, ये जाएगा ऊपर, बचेगा, बचेगा, इसी को बोलते हैं, इसका जो ये रेशियो है ना, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात। अब थोड़ा सा चीजों को समझो, ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसी को बोलते हैं, अच्छा ये परमिटिविटी का क्या हो रहा है, दो डिफरेंट परमिटिविटी को हम क्या कर रहे हैं, रिलेशंस निकाल रहे हैं ना, दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी, याद रहेगा।
तो रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या बता रहा, कौन बता रहा? ठीक है, इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं और याद रखो इसका वैल्यू के होता है। इसको हम थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे के को बहुत डिटेल्स। ठीक है, तो इप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ में आ गया? मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। हो गया यहां तक? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रेशियो ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे? पक्का लिख लोगे? चलो बता तो दो एक बार, फिर मैं आगे बताता हूं। जल्दी करो क्योंकि अभी हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आधा घंटा निकल गया। ठीक है, क्लास का ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो बोल, जल्दी जल्दी बोल, बहुत जल्दी, इजी चीजें हैं यार। रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड फ्री स्पेस। क्लियर है? ये आपके एग्जाम्स वगैरह में देता है। तो अब बात है कि परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है। तो दोस्त याद रखना, अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसको याद रखना, नेक्स्ट क्लासेस में पूछूंगा। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं ना, तो वैक्यूम में परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। अगर मैं एयर की बात करूं ना, एयर की बात करूं तो 1.0054 होता है। मतलब इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वैक्यूम का और एयर का अप्रोक्सीमेट क्या लेते हैं, हम सेम लेते हैं। रीजन, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, ये जो पीडीएफ लिख रहा हूं ना, इसको मैं दूंगा आपको, इसको पीडीएफ मिल जाएगा, उसका टेंशन, उसको भी मत नोट करो। नोट क्या करना, जो डेफिनेशंस वगैरह मैं बोलूंगा ना, वो आप यहां से नोट मत करना, अपना बना लेना नोट्स, और सबको मिक्स करके आप नोट्स बनाना। अगर वाटर का परमिटिविटी की अगर बात करूं, तो वाटर का जो परमिटिविटी होता है कंपेयर टू द अदर, वो 80 होता है। इतनी सी बात क्लियर है? तो परमिटिविटी आपको क्लियर हो गया। परमिटिविटी हम क्या पढ़ा, तो परमिटिविटी तो हम पहले समझ चुके थे। अभी हमको रिलेटिव परमिटिविटी का मीन समझ में आ गया। हम दो डिफरेंट मीडियम के परमिटिविटी को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है यहां तक? कई बार ना ऐसा भी हुआ है कि आपको पूछता है ना ये एप्सिलॉन का वैल्यू। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं, समझो। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल, ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या था? ये ऐसा था ना। ठीक है, कई बार आप जब न्यूमेरिकल वगैरह बनाओगे ना, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है। एयर और वैक्यूम के लिए क्या लेते हैं? 1। क्यों लेते हैं 1 पता है? क्योंकि ये उस मीडियम का रखते हैं जिस मीडियम में हम यूज कर रहे हैं। तो मान लो कि उस मीडियम कम किसमें अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं? एयर में कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी किसमें है? एयर में। तो दोनों कट गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। तो एयर और वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं? 1। तो रीजन समझ में आ गया 1 क्यों लेते थे? क्योंकि दोनों कट जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार जाके और अच्छे से पढ़ लेना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये यहां तक कंप्लीट है। तो अब मैं कुछ और टॉपिक बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? पक्का ना? अरे पक्का ना? सबको ना? पूछूं कुछ इसके बारे में? क्या पूछूं, बता। तू बता दोस्त, यूनिट बता परमिटिविटी का, जोर से बोल। परमिटिविटी का बता रहा, कूलम स्क्वायर। हाँ बोल। अबे इजी है, जल्दी जल्दी बोला करो, कैसे करते हो तुम? नहीं पता? परमिटिविटी सिंपल, देखो नहीं जो वर्ड है ना अपने डिक्शनरी से हटा दो, जो नो वर्ड है ना उसको अपने डिक्शनरी से हटा देना। F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है ना। Q1 Q2 बाय क्या होता है? R स्क्वायर। तो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? F इधर आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। Q1 Q2 बाय क्या होगा? R स्क्वायर होगा। तो यार इसका क्या होगा? कुलम 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 स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है? कुलम कुलम क्या होगा? कुलम स्क्वायर। इसका क्या चल रहा है? न्यूटन। और इसका क्या चल रहा है? मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? कुलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। याद रहेगा? चलो तुम बताओ, तुम दोनों बैठो, अब ये बताएगी। ठीक है, तुम रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट बताओ। अभी जो मैं बोल रहा हूं ना दोस्त, वो पीएमटी वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट बताओ। आप ऐसे ही पूछोगे क्या? मतलब जब एग्जाम में आया कि यूनिट बताओ, तो आप बोलोगे कि हम लोग ने जो फार्मूला निकाला उसको देखो। ऐसा सिंपल निकाल सकते, तेरे से पूछा दोस्त, उसको बोलने देना ना यार। अब तभी तो वो सीखेगी जब वो बोल लेगी। तो इसका भी क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? दोनों रेशियो में, इसलिए इसका क्या होगा? ये यूनिट लेस क्वांटिटी है।
यही नहीं, रिलेटिव जहां पे वर्ड आ गया ना फिजिक्स में तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी ही होता है। ये बात ध्यान पे रखना। क्लियर हो गया अंत तक? तो इसको कुछ समझ में आ गया ना, रिलेटिव एग्जैक्टली क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ना नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। किसके बारे में? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना? बना लेंगे, कितने लोग बिना देखे बना लेंगे? अभी जो जो पढ़े नहीं बना पाए, नहीं बना पाओगे अभी जो जो पढ़े? हाँ क्या साहब, मैं ये बोला अभी तक जितना पढ़ाया हूं सब बिना देखे बना लोगे? नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो पीडीएफ देने की जरूरत नहीं है ना? हाँ हाँ चल ठीक। अब देख, अब कुछ और चीजें बता रहा हूं। कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, सुने हो नाम? नहीं सुने? फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सुने हो नाम? क्या होता है कुछ ना? चलो, जो होता है आज उसको हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस करने वाले। ठीक है, ये कई बार आता है। तो सोचो, मैं बिना बकवास के फटाफट हम ये कर लेते हैं। अपना एक एटम को कंसीडर करो। किसको कंसीडर करो? एक एटम। हम ना दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और दोनों तरीके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट अगर एक एटम को कंसीडर करूं, ठीक है, फोर्स बिटवीन मैं अपन क्या लेके चल रहे हैं, अगर एक एटम कंसीडर करें तो यहाँ पर उससे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग घूमता है। तो यार इनके बीच में ना एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स के कारण ये घूम रहा है, दैट फोर्स आर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। यार उस फोर्स को निकालूंगा तो 1/, क्या होगा? 4πε0। मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ, कोई अनदर मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे चार्ज क्या ले लिया? Q1, और क्या होगा? Q2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या ले लेते हैं? R ले सकते हैं ना? R। ठीक, अब सोचो ये Q1 Q2 तो हो गया, लेकिन आपको तो ये तो पता है ना 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? खड़ी तो जल्दी से इसका वैल्यू बता। 9 × 10⁻⁹। वेरी गुड। ठीक है, चलो खड़े खड़े यही बता दो, Q1 का वैल्यू क्या होगा और Q2 का वैल्यू क्या होगा? बोथ आर, एक प्रोटॉन है दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये R तो है, लेकिन उस R का वैल्यू कैसे होगा? ये वेरी करता है, मटेरियल टू मटेरियल क्या होगा इसका वैल्यू? अपन डिफरेंट डिफरेंट, मतलब डिपेंड करता है कौन सा ऑर्बिट को आप कंसीडर कर रहे हो। तो अभी अपन उसको नहीं ले रहे, बस यहां तक ध्यान करें। ठीक, अब यहां पे जो प्रोटॉन होगा उसका भी तो एक पर्टिकुलर मास होगा, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका भी तो पर्टिकुलर मास होगा, नहीं होगा? तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बीच लगता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यहां पे क्या निकाले हम पहले? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है मेरी बात? अब हम क्या निकालने वाले हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन बता रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, बैठो ना, बैठो, बिटवीन P एंड E। ठीक है, P एंड, समझ में आता? P का मतलब कौन बताएगा फॉर्मूला? तुम बताओ भाई, बोलना, खड़े तो छुपता है यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। डिस्टेंस तो वही रखेंगे ना, तो ये आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड दे। दोनों को हम क्या करते हैं? डिवाइड दे। तो किसको किससे डिवाइड दे रहे? मैटर करता है ना? तो हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड दे देते, क्या दिक्कत है? क्यों डिवाइड क्यों दे रहे हैं बताओ, पूछो। कभी भी कंपैरिजन वर्ड आ गया ना तो हमेशा डिवाइड दे के निकालते हैं। ठीक है, रिलेशन भी बोल सकते हो, रिलेशंस भी निकाल। ठीक है, बैठ जा भाई। बाकी लोग एकदम सुस्त हो गए हैं क्या? मतलब टाइम गलत है क्या? क्यों नहीं यार? टाइमिंग तो यही रहेगा भाई। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है क्या इसमें? और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ नहीं कट रहा है ना? नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या था? फोर्स था ना, कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था। ठीक है, और नीचे क्या था? ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में 1/4πε0 Q1 Q2 चल रहा, R तो कट गया,
और यहाँ पे कैपिटल जी, एम पी, एम ई, और कुछ बचा था क्या? नहीं बचा था। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को हम लिख लेंगे। आज मैं बता रहा हूं, कल कौन बताएगा? ठीक है, आएंगे तब तो बताएंगे ना। Q1 और Q2 दोनों पे ही चार्ज का वैल्यू सेम होता है? नहीं। G is a universal gravitational constant, that value 6 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पक्का सेकंड आता उसमें? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हस्ती होती है। देखो दिखाओ, किसको निकाल रहे थे? जी को निकाल रहे थे ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका निकाल रहे हैं। तो ये इसके पास आ जाएगा, ये दोनों इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बचा किसका? प्रोटॉन का 1.67 10 टू द पावर -27 केजी। इलेक्ट्रॉन का मास -31 केजी। ये सारे वैल्यूज मिल गया, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज को लाके पुट करो यहां पे। अच्छा, ये फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है? अरे वो तो ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। मैं इसको स्क्वायर कर दे रहा हूं क्योंकि सेम वैल्यूज, ठीक है। चलो सॉल्व करके बताओ फटाक से, सबके कॉपी में सॉल्व होना चाहिए। कर लोगे ना? पक्का? अरे हाँ या ना? 1.67 10 टू द पावर -27 और 9.1 इंटू 10 टू द पावर -30। हो गया? हो गया सॉल्व? देखो मैं शॉर्टकट बताता हूं कितना होता सॉल्व करो। इट इज अ 2.27 10 टू द पावर 39। मतलब देखो, लिखो मत, इसको याद करो, ये कॉमन वैल्यूज है भैया, इसको याद रहना चाहिए। अब क्या हुआ? 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। अब बताओ, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स ज्यादा है? कितने टाइम? 39। इसको छोड़ देना तो चिल्लर है, ठीक है। चिल्लर काउंट करते हैं क्या? नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये वैसे भी कुर्सी पार के लोग हैं, 1 रुपया नहीं छोड़ते। तो 39 मतलब 10 से 39 टाइम क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गया? याद रहेगा, लेकिन याद रखना है किसके किसके बीच लग रहा है, किसके किसके बीच लग रहा है। नो, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया? चलो अब यहां पे छोड़ देते हैं। अब इसी में कंडीशंस, और क्या हुआ? बात तो नहीं करो कम से कम क्लास में। अब इसमें हम एक कंडीशंस और लेते हैं, कंडीशन नंबर 2। सबको आ रहा समझ में कि ऊपर से जा रहा है? लिख नहीं रहे इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ सर बोला कौन? अच्छा है ना कि नहीं लिख रहा, कि लिखना चाहिए क्लास? चाहता है क्या वैसा? अभी बाजू में एक और क्लासरूम बन रहा है, वहां भी हम कुछ लोगों को ट्रांसफर कर देंगे। तो वहां पे हो सकता है कि अभी तो एक और बोर्ड तो नहीं लेंगे, लेंगे उसको अक्टूबर के आसपास। तो वहां पे व्हाइट बोर्ड ही रहेगा, तो वो उसमें चले जाओगे तो सब चीज लिखना है। ट्रांसफर करना है कि यहीं पे रहना? वो क्या बोलता है? अच्छा वो जाना चाहता। चलो एक कैंडिडेट तो मिल गया मेरे को, ठीक है, थैंक यू यार। तेरा नाम क्या दोस्त? अभी तेरे नाम के सामने टिक लगवा दूंगा कि ये लड़का बंदा तैयार है जाने के लिए, ठीक है, गुड। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, किसके बात कर? अभी तो किए थे क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? तो फिर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। अब अगर क्या करता हूं, दो प्रोटॉन को अगर लेके चलता है, फॉर्मूला क्या था? Fe बाय क्या था? Fg। तो ये क्या चल रहा था? डायरेक्ट लिख दूं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय क्या चला था? कैपिटल G, MP। और इसमें भी क्या होगा? MP। नहीं समझ में आया?
वो फोर्स किसके लिए था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये फोर्स किसके लिए? सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? वो आप लोग निकाल लेना, समझ में आ रहा? घर पे निकाल लेना। बाकी जो यूज पड़ता है, ज्यादा जनरल नॉलेज आपको पूछता है, उसी को बता रहा हूं। इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। यार प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, वैल्यू तो सेम होता है ना, -90। 2 बार है इसलिए क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। जी का वैल्यू 6.67 10⁻11। एमपी कितना था? 1.67 10⁻27। अगेन वही वैल्यू है ना। तो चलो अब इसको तो डिवाइड देके निकाल सकते हो ना, कोशिश करोगे? हाँ तो बोलो, चलो करो कोशिश। कौन गिरा? चलो, वो होता है 2.27 10⁻39। ये क्या होता है? 1.24 10⁻36। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1.24 10⁻36। ठीक है, क्लियर है? अंतर हो जाएगा। ये क्या चल रहा था? कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है मेरी बात? निकाल लोगे, एग्जाम में आएगा तो। वैसे आप लोगों के एग्जाम में तो डेप्थ में नहीं पूछता, लेकिन एज ए जनरल नॉलेज ये दोनों चीजों को आपको याद रखना चाहिए। तो यहां पे फोर्स लिख लेना, नोट करें क्या लिखोगे? फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। ठीक है, याद हो गया? वैल्यूज याद हो गया? कर लेंगे, हो जाएगा यहां तक ना। चलो मैं इसका पीडीएफ अभी डाल दूंगा, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड। तैयार हो आप? नहीं हो? इसके लिए अच्छा एक बात और, बाउंस तो नहीं हो रहा ना? क्या बोल रहा भाई? आज वाला क्यों? आज क्यों अच्छा लगा? क्यों इससे पहले बाउंस होता था? वो डिपेंड कर रहा है एग्जैक्टली क्या रहा। हम इस माहौल के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे, सारे टीचर जो है ना, इस माहौल के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, हम लोग स्टेट बोर्ड से ज्यादा सोच ही नहीं रहे कोई भी ना। और ये जो चीजें हम जहाँ जो बाहर पढ़ाते हैं वही चीजों को यहाँ पे उस लेवल से थोड़ा सा डाउन करके थोड़ा स्लो पढ़ा। ठीक है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, जो वैल्यूज है और बहुत अभी तो शुरुआत है ना फिजिक्स तो। एक हफ्ता हो गया क्या? 5वां 6वां का लेक्चर है ना, तो अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिले। समझ में आ रहा? और हर चीज समझ में आएगा, ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं। ना समझ तो हो नहीं तुम लोग ना समझ हो क्या? यस बोल रही है। इसको पढ़ने से पहले हम चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। किसको समझते हैं? चार्ज। चार्ज ना दो तरीके से हम कंसीडर करते हैं। एक होता है सोर्स चार्ज। क्या होता है? सोर्स चार्ज। और एक होता है पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? कई जगह पे पॉइंट चार्ज पढ़ोगे इसका नाम, कई जगह पे आप पढ़ोगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, और कहीं पे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, तो आपका टेस्ट चार्ज से आपका काम बन जाएगा। लेकिन टेस्ट चार्ज इनडायरेक्टली पॉइंट चार्ज को ही बोलते हैं, ये समझ लेना। और सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में फर्क क्या होता है ये पहले इसको समझते हैं, है ना, कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होगा जितना सारा चीज पढ़ा सब पढ़ के आना। ठीक है, टेस्ट के लिए भी बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। नेक्स्ट क्लास जो कंप्लीट न्यूमेरिकली चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी है, सुपरपोजिशन लॉ का भी है, तो पूरा कराता हूं। सोचो, मेरे पास दो चीजें। ठीक है, एलिफेंट देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? कैसा होता है यार? बना लेना जैसा बनाते हैं, मैं ऐसे ही बना ले रहा हूं। ठीक है, जस्ट आपको समझने के लिए। ये क्या लुक लाइक एलिफेंट दिख रहा है? हालांकि नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा पूंछ बना लो। ठीक है, थोड़ा सा एलिफेंट है ना। ठीक है, और छोटा सा एलिफेंट है, और ये एक छोटा सा आंट है। आंट समझते हो आप? या एक डॉगी ले लो, चलो एक आंट है। आंट समझते हो कि नहीं समझते? एक चीटी, अंटी नहीं। ठीक है, चीटी। अब बताओ, इसके चलने से इसको प्रॉब्लम है क्या? हाथी के चलने से चीटी को प्रॉब्लम है क्या? इनके गांव में नहीं है। हाथी जा रहा है, ठीक है, बीच में चीटी उटी आ गया, तो चीटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं तो शहीद होने वाला। नहीं समझी क्या? मैं वो ये सोच रही कि चीटी के चलने से हाथी को प्रॉब्लम है क्या?
सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लो फिर बात नहीं करना ना। हाथी के चलने से चींटी को प्रॉब्लम है क्या? है ना। लेकिन चींटी से चलने से हाथी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। तो डिपेंडेंट कौन है? चींटी है ना। तो याद रखना, इसके चलने से उसको प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी इसके चलने से उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उसके चलने से इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसके चलने से जिसको प्रॉब्लम है वो होगा टेस्ट चार्ज। वो क्या होगा? टेस्ट चार्ज। और जिसके प्रेजेंस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो होगा सोर्स चार्ज। मेरी बात समझ में आ गया? मतलब अब दिमाग में एग्जेप्शन ये बन जा रहा ना कि जो सोर्स चार्ज होगा वो बिगर होगा, वो ज्यादा इफेक्टेड होगा कंपेयर टू द पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज। इसके प्रेजेंस से इसके, अब मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं। आई हैव टू डिफरेंट टाइप चार्जेस, ठीक है। मान लो यहाँ पे Q1 एक चार्ज है और यहाँ पे Q2 एक चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स तो लगना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। हमने पढ़ा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। अब अगर मान लो मैं बोलूंगा ये 100 कूलम का चार्ज और मैं बोलूंगा यार ये जो है ना 0.001 कूलम का चार्ज, बात समझ में आ रहा? नहीं समझ में? तो भैया अब देखो, हमने ये भी पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का एक प्रॉपर्टी था, मैं उस दिन लिखवाया भी था, तुम लोगों ने नोट्स मेंटेन रखा अपना? सब लोगों ने नोट्स मेंटेन रखा? नेक्स्ट क्लास में नोट्स यहीं पे लाके रख देना, देखना सब गायब हो जाएंगे, है ना। देखो अभी से अगर ना वो क्या बोलते क्या बोलते हैं उसको यार, पीछे होते जाओगे ना तो आगे चल के सेकेंड चैप्टर से बहुत पीछे हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें करना। तो जो चीजें चल रही है उसको मेंटेन रखो साथ में, समझ रही है? हाँ बोल रहा है, ठीक है। समझ रही है बोला तो बोलता हाँ समझ रही है, ठीक है। तो अभी से ना चीजों को मेंटेन रखो, ठीक। और ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि दो चार्जेस हैं ये और ये, तो हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा चार्ज की प्रॉपर्टी में? अगर दो चार्ज अगर कहीं पे रखा हुआ है ना, तो अगर जितना फोर्स ये इस पे लगाता उतना ही फोर्स ये इस पे लगाता, मतलब जो एक्सपीरियंसेस फोर्स क्या होता सेम। लेकिन अब इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर सेम, हमने पढ़ा सुपरपोजिशंस में भी, तो वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा। जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा हो उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा हो, दोनों का जो कंपनसेशन जो फोर्स होगा वो सेम होगा। लेकिन ये जो फोर्स लगा रहा हो क्या इसमें कोई फर्क पड़ रहा होगा? मतलब ये चींटी इस हाथी पे जो फोर्स लगा रहा है उससे फर्क पड़ेगा क्या? मतलब जा रहा उसको टकरा रहा, बार बार टकरा रहा, उसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सोर्स है। लेकिन उस सोर्स चार्ज के इससे हाथी को चींटी को फर्क पड़ेगा। तो याद रखना जो सोर्स चार्ज होता है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता प्रेजेंस ऑफ द टेस्ट चार्ज। जो सोर्स चार्ज होता है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज, बट टेस्ट चार्ज डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज। याद रहेगा दोनों चीजें। चलो अब इसकी डेफिनेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज का फंडा क्लियर होगा। सोर्स कौन होता है? एक हेवियर पार्ट, हेवियर चार्ज होगा, और ये क्या होगा? पॉइंट चार्ज कौन सा होगा? जो स्मॉलर, पॉइंट मींस टेस्ट चार्ज क्या होगा? स्मॉलर होगा। क्लियर है यहां तक? तो चलो अब सोचो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो बोलते हैं ना जैसे यहाँ पे एक चार्ज ले लिया, यहाँ पे क्या है? एक चार्ज, इट इज अ सोर्स चार्ज। ये क्या है? एक सोर्स चार्ज। सोर्स है मतलब थोड़ा सा मतलब गब्बर टाइप का आदमी, मतलब गुंडे टाइप का आदमी। बोलते हैं ना जैसे झगड़ा भी होता होगा, हम तो इसी को डेली ऑब्जर्व करते हैं क्या, जिस जगह पे रहते हैं, जैसे कहीं झगड़ा वगड़ा होता है बोलते हैं ना तो मेरे इलाके में आना, बताता हूँ तेरे। तो हर कोई अपना क्या करके रखा है? एक इलाका डिसाइड करके रखा। अगर ये चार्ज है ना तो ये चार्ज के सराउंडिंग इसका भी क्या होगा? एक फील्ड होगा जहां तक ये इफेक्टेड होगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप लोग यहां पढ़ते हो ना, वहां पे अगर किसी झगड़ा होता है तो आप क्या बोलोगे? मेरे एक फील्ड में आके बताता हूं करके, ऐसे ही कि फिर ऐसा तो नहीं तू कहीं भी बुला मैं आ रहा हूं फिर तेरे को फोड़ के जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। हर किसी का क्या होता है? एक पर्टिकुलर फील्ड होता है जहां तक वो इफेक्टेड होता है, ठीक है। उससे ज्यादा उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होगा? खत्म, ठीक है। देखेंगे नहीं देखें? नहीं देखें? बहुत सारे एग्जांपल्स है यार सराउंडिंग, और मैं उस वर्ड्स को यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि हर क्लास रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो अब मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूं बहुत इजी तरीके से, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। एरिया और रीजन सराउंडेड अ चार्ज, डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन क्या बता रहा हूं? किसका बता रहा हूं डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको लिखना बाद में, पहले समझ लेना, ठीक है। द एरिया और रीजन सराउंडेड बाय चार्ज व्हेनेवर इट इफेक्टेड दैट रीजन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? बता पाएंगे? नहीं बता पाए? एक बार, अरे क्या था?
द एरिया सराउंडेड बाय चार्ज, एरिया और रीजन, रीजन भी बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है? द एरिया और रीजन सराउंडेड बाय चार्ज वेन एवर इट इफेक्टेड at that region is called that region or that space is called electric field. Whenever it affected, नहीं बोल पाएगा क्या? बोल जरा जल्दी जल्दी बोल। तुम रेगुलर आओगे ना तो मैं तुमको यहीं पे रटवा दूंगा सारी चीजें, समझ में आ रहा? द एरिया सराउंडेड बाय अ चार्ज, नहीं मजा नहीं आया, टू बैड, तुम बैठो, तुम बोल दो, बहुत देर से कोशिश। माइंड को कूल कर और समझ। द एरिया और रीजन सराउंडेड बाय अ चार्ज whenever it whenever it affected that area or region is called electric field. बोल सकता है? ये बोलेगी, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक, समझ में आ गया? बोलेगा, खड़े रहे, एक बार फिर बता रहा हूं, फिर बोलना तो, ठीक है? बैठ जाओ, ठीक है? अब सोचो कि यहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज लाता हूं, यहां पे एक चार्ज, यहां पे मान लो एक कोई कौन सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट का मतलब क्या ले रहे हैं? इसका मतलब टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। या टेस्ट चार्ज का एरिया कितना बड़ा होगा? इससे बड़ा होगा ना, इससे बड़ा होगा कि बहुत छोटा होगा? छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि ये बहुत छोटा आदमी है ना? तब दोनों के बीच में फोर्स लगेगा क्या? नहीं। तो जैसे इसके अंदर आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन? ये घबरा जाएगा, भाग जाएगा ना, कि ये घबराएगा, लगेगा ना। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन। एक चीज बताना शायद मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो पॉइंट बी नोटेड, वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग द टेस्ट चार्ज आर पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज। ये एक्सेप्शन है, मतलब इसको मान के चलते हैं, ठीक है? कि जो भी टेस्ट चार्ज होगा हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है मेरी बात? तो अब जैसे चार्ज को यहां पे लाके रखोगे, वो चार्ज क्या करेगा? दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, या ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव तो रिपल्शन फोर्स होगा। दोनों ही कंडीशन में फोर्स लगेगा। तो भाई अट्रैक्शन रिपल्शन या रिपल्शन अट्रैक्शन के लिए जो फोर्स निकाला था, उस साइंटिस्ट का नाम तो बता। अरे कुछ तो बोल। कूलम्स लॉ। क्या था? ठीक है, अब डेफिनेशन याद है कि भूल गया? अभी स्किप तो नहीं हो गया ना? बैठ जा, बैठ। तो याद है? फिर से बताओ एक बार। द एरिया सराउंडेड बाय, द एरिया और रीजन सराउंडेड बाय अ चार्ज व्हेनेवर इट इफेक्टेड इज कॉल्ड। हाँ, अभी तो बोलूंगा, पूरा मौका दूंगा, बस सुनते रहे, ठीक है? तो देख, अब देखो यहां पे एक चार्ज लाते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा। अब एक और डेफिनेशन बताओ, ध्यान सुनो, इसको बोलना तू। हाँ, द एरिया और रीजन सराउंडेड बाय चार्ज when kept any other charge is it experience attraction force or repulsion force or coulomb force, that region is called electric field. हिल गया। हिल गया बेचारा, नहीं बोल पाएगा। सुन, एरिया ऑफ चार्ज देख, द एरिया और रीजन, द एरिया और रीजन surrounded by charge when kept any other charge it experience attraction or repulsion or coulomb force, that region is called electric field. मतलब समझ में आ गया? मतलब एक ऐसा फील्ड जिसमें अगर कोई चार्ज को लाके रखते हैं, या तो वो अट्रैक्शन, या तो रिपल्शन, या तो क्या कर सकता है? मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन बोले मतलब कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का अगर एक्सपीरियंस करता है तो उसके सराउंडिंग जो रीजन है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? बोल। पहला वाला बताएगा, दूसरा वाला बताएगा? पहला बताएगा, दूसरा बताएगा? दूसरा बताएगा। एक काम करो, लिख लो इसको, फटाक से लिख लो। कुछ डेफिनेशंस जो मैं बताऊंगा उसको भी नोट करना अपने नोट्स में। लिख लोगे खुद से लिख लोगे? क्या बात है, खड़े होके बोल तो दो, एक आध जने। तू ही बोलेगा? वो बताऊंगा, बोला तेरे पड़ोसी। सुन, जल्दी जल्दी बोलना दोस्त। पहला बोल, फिर दूसरा बोल। एरिया और रीजन, सुपर, माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट,
The area of Egypt surrounded by a charge when capped kept any other charge, it experience. force of attraction ऐसा बोल रहा ना जैसे कोई बंदूक लेके खड़ा है, बोल नहीं तो उड़ा दूंगा। फ्लो नहीं है ना दोस्त, फ्लो फ्लो से सुनेगा, एकदम फ्लो से ये बोलेगी। बोल तो बोलो, फ्लो में बोलो, सेकेंड वाला डेफिनेशन सुन, बैठ जा। समझ में आ गया? बोल पाएगा? नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके आना। कहाँ प्रैक्टिस करेगा? वे घर में, मतलब आईने के सामने प्रैक्टिस करना ना, तो तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चिल्ला चिल्ला के बोलना। कैसे बोलेगा? घर वाले बाहर तो नहीं कर देंगे। बैठ जा। Charge that experience force of repulsion and force of attraction. Coulomb's law that area वाह वाह, पूरा मिक्स हो गया क्या? कुछ कुछ मिक्स हो गया। चलो ठीक है, लिख लोगे ना? चलो डन, बैठ जाओ। तो ये हो गया ना दोस्त। चलो अब इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। वी हैव 5 मिनट मोर देन, हमारे पास 5 मिनट और है, तो और बात कर ले। हो गया? लिख लिए? लिख लो। तू लिख लिया क्या भाई? लिख लिया कर क्लास में, क्या हुआ? लिख लिया करो। लिख लिया तुम? ठीक है। चलो अब कुछ चीजें हैं जो हमको पढ़ लेते हैं, समय बहुत कम बचा। सोचो, डिपेंडेंस की बात कर रहा हूं। डायरेक्टली देख भाई, क्यू क्या है? ये सोर्स चार्ज, क्यू नॉट, ये क्या? टेस्ट चार्ज। ठीक है। और ये इसके सराउंडिंग क्या होगा? बनाऊं क्या एरिया? ठीक, ठीक है। देखो, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स आर डिपेंडिंग सम फैक्टर्स। सबसे पहले हम बहुत सारे डेफिनेशन को ना खुद से बनाते हैं, आपको मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा कि रटो। इन दोनों के बीच का फोर्स किसकी वजह से कम हो रहा है? इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा ना, फोर्स तो लग ही रहा होगा क्या? किसकी वजह से कम हो? कौन कमजोर पड़ रहा है? अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? तो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेस्ट चार्ज। गॉट इट? नहीं समझ में आया? नहीं आया? दूसरी बात, एक और चीज समझ में आ गया कि जो फोर्स है ना, वो इस एरिया पे भी डिपेंड, इसके भी डिपेंड करता है। मतलब इसका एरिया कितना बड़ा, अगर इसका मान लो कि एरिया छोटा है, ठीक है, और चार्ज कहां पे? अगर टेस्ट चार्ज बाहर है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर इसका एरिया बड़ा होगा तो फोर्स लगेगा। तो मतलब एरिया कब बड़ा होगा? जब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगा। बात को समझो, इंटेंसिटी जो वर्ड आता है ना, इसका मीन क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब आई हैव ए लाइट टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स। मेरे पास दो अलग अलग तरीके के लाइट है, ठीक है। आप बहुत दूर खड़े हो, एक छोटा सा लाइट जलाता हूं, आपको दिखेगा बहुत दूर से, इसकी इंटेंसिटी कम है। अगर एक छोटा बड़ा लाइट है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, तो बहुत दूर तक क्या होगा? दिखेगा। तो एरिया बड़ा बनेगा, वो डिपेंड किस पे करता है? उस चार्ज के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इट इज कॉल्ड बाय एरिया, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो जो फोर्स लगेगा वो इसकी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आया? छोटा एरिया मतलब इंटेंसिटी छोटा है, बड़ा एरिया मतलब इंटेंसिटी बड़ा है। बात समझ में आया? तो फोर्स, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? द फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। The force act between two charges is also depending on the electric field। बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लोगे ना कि नहीं लिख पाओगे? पक्का ना? वीडियो देख लेना, लिख लेना। नहीं लिख पाओगे तो बोलोगे तो मैं क्लास में भी लिखवा दूंगा। लेकिन यही है ना कि मैं थोड़ा सा सिलेबस लैग ना करे। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अच्छा, ये कौन सा साइंटिस्ट वाला एग्जांपल दिया था बताओ? ये जो स्टेटमेंट दिया, कौन सा साइंटिस्ट दिया? प्रेजेंटली तो हम ही लोग सोचे क्या?
हम लोग सोचे ना कि चार्ज अगर स्मॉलर होगा तो फोर्स भी कम होगा, मतलब चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि अगर उसका एरिया कम है तो फोर्स भी कम होगा, एरिया बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? अरे हाँ या ना, वो तो हंसता रहता है। तो एरिया बढ़ेगा ना, तो समझ में आया। इसको कौन ऑब्जर्व किया? हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। मैक्सिमम फिजिक्स में हम क्या करेंगे, खुद ही ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे के, और जब भी हम खुद ऑब्जर्व करेंगे ना तो के का वैल्यू क्या रखेंगे? 1। बोलो क्यों 1 रखें? क्यों रखे बोलो ना? क्योंकि हम ऑब्जर्व किया और हम लोग थोड़े से आलसी लोग हैं। के का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। के का वैल्यू कुलम्स लॉ में बताया था कैसे कैसे निकालते हैं, हर लॉ के लिए अलग अलग निकलता है। और मैं तो अपन तो नहीं बोले ना अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, हम तो डायरेक्ट अपने ऑब्जर्वेशन से निकाले। और पूरी फिजिक्स में 90% कैलकुलेशन हम खुद करेंगे, और हर जगह पे के का वैल्यू क्या रखेंगे? 1। क्यों रखेंगे 1? क्योंकि हम थोड़े से आलसी। गॉट इट? तो भैया आज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा तो इट इज अ रेशियो ऑफ, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बात तो ना कर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कूलम्स लॉ एंड द टेस्ट चार्ज। याद रहेगा? टेस्ट चार्ज। आप कितना डेफिनेशन लिख सकते हो? देखो यहां पे 2 डेफिनेशन लिखोगे, 2 पॉइंट लिख सकते हो ना। थर्ड यहां पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या लिख सकते हो? इट इज द रेशियो ऑफ द कूलम लॉ एंड टेस्ट चार्ज। क्लियर है? ठीक है, टाइम तो खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे अपन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक, तो नोट्स बन जाएगा यहां तक, पक्का डन। नेक्स्ट क्लास में याद भी हो जाएगा पूरा, नहीं होगा? पक्का ना?